हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। वो भी है क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। समझें तो इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और हिंदी में हम लोग उसकी मीनिंग किस नाम से जानते हैं, तो श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, जीवों में वह तंत्र है जो गैस को क्या करता है, एक्सचेंज के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। मनुष्य और कुछ स्तनधारियों में यह तंत्र ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश कराने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के रूप में काम करता है। इसका जो कार्य जो है, विभिन्न अंगों में जैविक प्रक्रियाओं को सहायता प्रदान करता है, और जिससे मनुष्य और जो भी जानवर हैं, पक्षी हैं, ये सब क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। देखिए हम ही लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। मतलब समझिए कि जो हम लोग जिंदा हैं, किस बेसिस पर जिंदा हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब पेड़ जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड दिन में लेता है और हम लोग को ऑक्सीजन देता है। समझे। तो वही रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, गैस को एक्सचेंज करने की प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उसमें हम लोगों को क्या होता है, ऑक्सीजन हम लोग शरीर के अंदर में लेते हैं, मतलब श्वास जो हम लोग लेते हैं, तो वो कौन सा गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं। और श्वास जब बाहर छोड़ते हैं तो कौन सा गैस छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए क्या, श्वसन की प्रक्रियाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, एक्सटर्नल, और दूसरा कौन सा होता है, तो इंटरनल। ऐसे ही समझने की बात है कि पहला कौन सा होगा, एक्सटर्नल होगा, मतलब जो बाहर से लेते हैं, और इंटरनल मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहरी, और इंटरनल मतलब अंदरी। क्लियर हो गया। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, और दूसरा कौन सा है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन है। क्लियर हो गया। तो देखिए क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसमें फेफड़ों और वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। किसके बीच गैसों का आदान प्रदान होता है, तो फेफड़ों मतलब लंग्स, और क्या वातावरण मतलब इन्वायरमेंट के बीच क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है। उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब बाहरी श्वसन करते हैं। और इंटरनल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, तो जिसमें कोशिकाओं मतलब सेल में ऑक्सीजन का उपयोग करके एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है, हम लोगों को जो ऊर्जा जो देता है, उसे ऊर्जा जो देता है, और वो क्या कार्बन किससे बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जाती है। तो वो क्या हो जाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। फिर से समझिए, जिसमें कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग करके, सेल में जो है किसका उपयोग करके, ऑक्सीजन का उपयोग करके कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब ऊर्जा उत्पन्न करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बनाता है। वो कौन सा होता है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या कि मानव श्वसन तंत्र का संरचना कैसे होता है। तो मानव श्वसन तंत्र का के प्रमुख भाग निम्नलिखित है। कौन कौन सा है, वो पहला तो नाक, मतलब नासिका, हिंदी में नासिका कहते हैं, नाक कहते हैं, इंग्लिश में नोज कहते हैं। फिर देखिए क्या, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या होता है, तो नासिका गुहा होता है। फिर तीसरा देखिए क्या, फैरिंग्स, ग्रसनी, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। लैरिंग्स को स्वर यंत्र कहते हैं। ट्रैकिया को श्वासन नली कहते हैं। ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स को श्वास नलिकाएं कहते हैं। लंग्स को फेफड़े कहते हैं। अल्वोली को एल्वोलाई कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या, हम लोग पहले एक एक करके उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो क्या, पहले हम लोगों को फिर से समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसमें कितने प्रकार होते हैं। रेस्पिरेशन को बाद में चल के किन दो भागों में बांटा गया है, और उसके जो मानव श्वसन तंत्र में जो मतलब रेस्पिरेशन की संरचना कैसे होती है, वो भी फिर उसके बाद समझेंगे। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन लोगों के शरीरों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है। मनुष्य कौन सा गैस लेता है, तो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस प्रक्रिया को हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और देखिए क्या, श्वसन की प्रक्रियाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ये श्वसन की प्रक्रियाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल मतलब अंदरूनी, मतलब अंदरूनी। तो देखिए एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से ले रहे हैं, इंटरनल मतलब जो अंदर में क्या कर रहे हैं, अंदर से निकाल रहे हैं। फिर से समझिए, एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब क्या होता है, अंदर। क्लियर हो गया। तो देखिए क्या, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें फेफड़ों और वातावरण, फेफड़ों मतलब लंग्स, और वातावरण मतलब इन्वायरमेंट के बीच जो गैसों का आदान प्रदान जो होता है, उसमें किसका हाथ होता है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का हाथ होता है। बोलते हैं इस काम को करने में किसका जिम्मेदारी होता है, तो ये किया है, जिसका गलती है, वो किया है, उसका गलती है। तो मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में फेफड़ों और वातावरण के बीच में जो है किसका आदान प्रदान होता है, तो गैसों का आदान प्रदान होता है। और इंटरनल रेस्पिरेशन में जिसमें कोशिकाओं मतलब सेल्स में ऑक्सीजन का उपयोग करके एनर्जी जो उत्पन्न करता है, मतलब ऊर्जा जो उत्पन्न की जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जाती है। किसमें बनाई जाती है, तो इंटरनल रेस्पिरेशन में ये प्रक्रिया होता है। क्या होता है कि सेल्स में ऑक्सीजन का उपयोग करके जो ऊर्जा जो उत्पन्न की जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या की जाती है, बनाई जाती है। क्लियर हो गया। तो देखिए अब क्या, मानव श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में जानते हैं। तो पहला किसके बारे में समझेंगे, तो नोज के बारे में। पहला किसके बारे में समझेंगे, नोज के बारे में। तो देखिए क्या, नोज के बारे में। नोज को हम लोग एक और किस नाम से जानते हैं, नासिका के नाम से जानते हैं, नाक के नाम से जानते हैं। तो तुम भूलिएगा नहीं, कहीं पे एग्जाम में ये भी दिया जाता है, ये नासिका क्या है, नासिका किसे कहते हैं। तो नासिका इंग्लिश में हम लोग उसको नोज के भी नाम से जानते हैं, हिंदी में उसे नाक के भी नाम से जानते हैं, नासिका के भी नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया, भूलिएगा नहीं। जब श्वसन तंत्र का आरंभिक भाग है, मतलब शुरुआती भाग है क्या, तो नाक से हम लोग क्या करते हैं, तो लेते हैं और छोड़ते हैं। क्या लेते हैं, तो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण भाग है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। इसमें दो नोस्ट्रिल होते हैं, मतलब नाक देखिएगा, नाक में दो छिद्र जो होता है उसको नोस्ट्रिल कहते हैं, जो बाहरी वातावरण से वायु को अंदर लेते हैं। वो क्या करता है, मतलब बाहर से मतलब वायु को, मतलब हवा को, गैस को क्या करता है, अंदर लेता है। और नासिका के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। कौन सा मेम्ब्रेन होता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। नाक के अंदर में कौन सा मेम्ब्रेन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। क्लियर हो गया। म्यूकस मेम्ब्रेन को हम लोग स्लेनेसिक झिल्ली के भी नाम से जानते हैं। और वो क्या होती है, जो धूल और रोगाणुओं को रोकती है। मतलब देखिए हमारे नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो शरीर में जो धूल मिट्टी ये सब जो हम लोग श्वास लेते हैं, उस माध्यम से जो जाने का जो होता है, तो उसको क्या करता है, रोकता है।
देखिए नोज में जो हेयर होता है उसे उसे और हम लोग किसके नाम से भी बताए हैं, तो म्यूकस के भी नाम से बताए हैं। बाल और श्लेष्मम जो है वो क्या करता है, वायु को फिल्टर करने में मदद करता है। समझ में आ गया। ये जो बाल है ना, नाक में जो छोटा छोटा जो बाल होता है, अब हम लोग अब किसी एक पकड़ के आपको उसका फिगर दिखाएंगे। जो मतलब जो छोटा छोटा आप खुद देख लीजिए नाक में उंगली करके, ताकि नाक में छोटा छोटा जो बाल है वो क्या करता है, हमारे नाक में जो धूल मिट्टी जो हम लोग जो सांस लेते हैं उस प्रक्रिया में जो धूल चाहे कुछ भी मतलब हमारे नाक में जो कुछ भी वायरल मतलब कुछ भी कीड़ा मकोड़ा जाने की कोशिश करता है ना, छोटे छोटे कीड़ा कभी चले जाते हैं, तो वो उसको क्या करता है, रोकता है। समझ में आ गया। तो हमारे नाक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है और जो छोटा छोटा जो हेयर होता है वो क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। किसको फिल्टर करने का काम करता है, तो जो हमारे जो हम लोग जो सांस लेते हैं उस माध्यम में जो कुछ कहीं धूल चला जाता है, चाहे कुछ जो मतलब कोई भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हम लोग को नजर नहीं आते हैं, अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो हमारे चारों ओर एकदम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो ये सभी जब हमारे नाक के माध्यम से जब वो शरीर में जाएगा तो वो और क्या करता है, हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा। तो ये जो बाल होता है ना, जो हमारे नाक में जो छोटा छोटा जो बाल होता है उनमें जो मेम्ब्रेन होते हैं जिसको हम लोग स्लेस्मिक झिल्ली के नाम से जानते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को, तो वो मतलब उसको रोकने का काम करता है, उसको फिल्टर करता है, उसको साफ करता है और जो शुद्ध हवा होता है ना उसी को हमारे शरीर के अंदर में जाने देता है। और जो गंदी जो हवा होती है ना उसको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से निकाल देता है। मतलब जो देखते हुए काफी बार ज़्यादा धूल चला जाता है, जिसको मतलब रिएक्शन होता है, ज़्यादा धूल जाने से वो छींक मारने लगता है, तो वो क्या होता है, जो गंदगी हमारे नाक में जो जाने की कोशिश करते रहता है ना, वो क्या करता है, छींक के माध्यम से निकाल देता है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, तो नेजल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं, नासिका गुहा के बारे में पढ़ते हैं। नेजल कैविटी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, नासिका गुहा कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, यह नाक से जुड़ी एक बड़ी गुहा होती है, मतलब कहिए तो गुफा होती है। यहाँ वायु को गर्म और आर्द्र किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, वायु जो होता है मतलब हवा जो होता है उसको गर्म और ह्यूमिडिटी में लाया जाता है। ह्यूमिडिटी किया जाता है मतलब गर्म किया जाता है, सिंपल वे में समझिए तो इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और यह ध्वनि अनुनाद में भी मदद करता है। मतलब ये जो है ना हमारे शरीर में वाइब्रेशन के रूप में, मतलब जब ये गर्म जो होगा तो धीरे धीरे ये देखते हैं हमारे जो नाक जो है ना वो क्या होता है, मतलब धीरे धीरे काम करते रहता है। मतलब वो कहिए तो श्वास को मतलब फिल्टर करता है, फिर उसके बाद श्वास को अंदर ले जाने में मदद करता है, फिर वहाँ से मतलब जो धूल मिट्टी ये सब रहता है वो मतलब कहिए तो वो अपने प्रोसेस में लगा हुआ रहता है, फिल्टर करते रहता है वायु को, मतलब जो ठंडी जो हमारे नाक में जो हवा जाती है उसको क्या करते रहता है, वो उसको गर्म करते रहता है। नेजल कैविटी का काम क्या होता है, हमारे नाक में जो हवा जो जाता है मतलब तो उसको क्या करते रहता है, उसको गर्म करके उसको फिल्टर करते रहता है और उसको आगे प्रोसेस में फिर भेजते रहता है। अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं, तो फेरिंग्स के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फेरिंग्स हम लोग देखिए इसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो ग्रसनी के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, यह नाक और मुंह का संयुक्त रास्ता होता है। समझ में आ गया। ये क्या होता है, फेरिंग्स होता है, क्या होता है, नाक और मुंह का संयुक्त रास्ता होता है जो श्वसन और पाचन दोनों में साझा होता है। मतलब इसका संयुक्त दोनों में होता है, जो श्वास लेते हैं और मतलब जो हमारे पाचन जो खाना जो मतलब पचाता है ना उसमें भी इसका मदद होता है। इसके नीचे का भाग को लैरिंगोफेरिंक्स कहते हैं, जहाँ से वायु स्वर यंत्र में जाती है। वहाँ से क्या होता है, लैरिंगोफेरिंक्स से मतलब वहाँ से जो हवा होता है ना वो किसमें जाता है, तो स्वर यंत्र में जाता है, मतलब वोकल कॉर्ड में जाता है। अब देखिए क्या, लैरिंगोफेरिंक्स जो है यह गले का सबसे निचला हिस्सा होता है जहाँ भोजन पानी हवा दोनों गुजरते हैं। समझ में आ गया। क्या देखिए लैरिंगोफेरिंक्स जो है ना ये कहाँ पाया जाता है, तो गले के सबसे नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है। और यहाँ से क्या होता है, जो खाना भी जो है ना वो भी गुजरता है, पानी भी गुजरता है, हवा भी गुजरता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं, तो लैरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। आप किसके बारे में पढ़ते हैं, तो लैरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग एक फिर से क्लियर कर लेते हैं कि नाक का क्या, नाक में क्या क्या होता है, नेजल कैविटी में क्या होता है, फेरिंग्स में क्या होता है। तो उससे पहले हम एक बार लैरिंग्स को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका रिवीजन करवाएंगे। तो देखिए क्या कि लैरिंग्स में जो है ना ये क्या होता है, ये वॉइस बॉक्स भी कहलाता है। इसे किस और नाम से जानते हैं, तो वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। इसमें दो वोकल कॉर्ड होते हैं जो कंपन करके ध्वनि को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसमें कितने वोकल कॉर्ड होते हैं, तो दो वोकल कॉर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब वाइब्रेशन करके जो कपा करके मतलब ऊपर नीचे होकर के वो ध्वनि को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और यह देखिए क्या, वायु मार्ग को एक कठोर और मजबूत भाग है जो ट्रेकिया से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। क्लियर हो गया। फिर से देख लीजिए क्या कि इसे और किस नाम से जानते हैं, तो वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। मतलब क्या इसे वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। और इसमें कितने कोड होते हैं, तो दो कोड होते हैं। वो वोकल कोड कितने होते हैं, तो दो होते हैं। वो क्या करते हैं, तो मतलब उसको कंपन करके और ध्वनि को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और देखिए क्या, यह वायु मार्ग का एक कठोर और मजबूत भाग है जो क्या करता है, ट्रेकिया से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर हो गया। फिर से समझेंगे कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और क्या देखिए, यहाँ एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस भी कहते हैं और जो भोजन को निगलते समय वायु मार्ग को बंद कर देता है। समझ में आ गया। अगर देखते हैं ना जब हम खाना खाते रहते हैं तो उस टाइम में क्यों बोला जाता है कि खाना खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं हंसना चाहिए। तो क्या होता है, खाना खाने वक्त में हमारा जो अगर जो बोलते हैं हंसते हैं तो उस टाइम में हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है ना, मतलब जो विंड पाइप होता है ना, मतलब हंसने के दौरान हम लोग तो सांस लेते ही रहते हैं। तो वो क्या करता है, मतलब हवा वाले जो मतलब उसका जो कोड होता है, मतलब नली जो होता है उसमें क्या करता है, खाना इंटर हो जाता है। जब इंटर होगा तो वो क्या करता है, वो जाकर के उसमें फंस जाता है। फंसने के बाद हम लोगों को मतलब ये बोलते हैं ना अटक गया, तो अटकता नहीं है। वो क्या करता है, वो जाकर के मतलब खाना जो है ना हमारे मतलब खाने वाले नली में ना जाकर के वो क्या होता है, मतलब ये हवा वाले नली में चला जाता है, जिससे हम लोगों को मतलब ये मतलब बोलते हैं ना सरक गया। सरकता क्या, सरकना नहीं होता है। वो जाकर के उसमें क्या होता है, इस माध्यम में जाकर के वो बैठ जाता है, मतलब अपना रास्ता क्या करता है, चेंज कर देता है। इसके कारण हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो देखिए क्या यहाँ मतलब लैरिंग्स में क्या होता है, यहाँ एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जो भोजन को निगलते समय वायु मार्ग को क्या करता है, बंद कर देता है। एपिग्लोटिस जो होता है, जब हम लोग खाना को निगलते रहते हैं तो वो हमारे जो हम लोग का जो श्वास का जो नली होता है ना उसको क्या करता है, बंद कर देता है। कौन बंद करता है, तो एपिग्लोटिस बंद करता है। समझ में आ गया। फिर से रिवीजन कर लेते हैं।
सही वे में बोले ना तो वो नाक का क्या रहता है, जो मतलब जो गंदगी रहता है वो हमारे मतलब ये गले के पास में जाके अटकता है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं खाड़ मारेंगे तो वो क्या होगा, निकल जाएगा। तो समझ लीजिए जो हमारे नाक और मुंह का मतलब नली रास्ता क्या होता है, सेम होता है, उसे क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। और यह श्वसन और पाचन दोनों में इसका क्या होता है, योगदान होता है। इसके नीचे के भाग को क्या कहते हैं, लैरिंजोफेरिंक्स कहते हैं, जहाँ से वायु कहाँ जाता है, तो स्वर यंत्र में चला जाता है। और लैरिंगोफेरिंक्स में यह गले का सबसे निचला हिस्सा होता है, जहाँ भोजन, पानी और हवा दोनों क्या होते हैं, गुजरते हैं, तीनों मतलब गुजरते हैं, भोजन भी गुजरते हैं, पानी भी गुजरते हैं और हवा भी गुजरते हैं। किस रास्ते से गुजरते हैं, तो लैरिंगोफेरिंक्स में से गुजरते हैं। अब देखिए क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, तो लैरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में क्या, या इसे हम लोग वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। और इसमें दो वोकल कॉर्ड होते हैं, जो कंपन करके क्या करते हैं, साउंड को उत्पन्न करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं, ध्वनि को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और यह वायु मार्ग का एक कठोर और मजबूत भाग है, जो क्या होता है, ट्रेकिया से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर हो गया? फिर से समझ लीजिए कि यह क्या होता है, लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। और इसमें दो वोकल कॉर्ड होते हैं, जो कंपन करके ध्वनि को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और यह वायु मार्ग का एक कठोर और मजबूत भाग होता है, जो ट्रेकिया से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। क्लियर हो गया? तो देखिए यहाँ जो है ना एक ढक्कन होता है, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। और यह क्या करता है, जो भोजन निकलते समय क्या करता है, वायु मार्ग को क्या करता है, बंद कर देता है। तब जाकर के हम लोग का जो भोजन जो है ना सही से मतलब जाता है। और अगर मतलब ये बंद नहीं कर पाता है तो उस टाइम क्या हो जाता है, सरक जाता है। मतलब बोलते हैं अरे मेरा खाना नाक में से लेकर के अरे यहाँ अटक गया, वहाँ अटक गया, अरे अटकता नहीं है, वो क्या करता है, अपना रास्ता चेंज कर लेता है। समझ में आ गया? अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं, तो ट्रेकिया के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्रेकिया किसे कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्वास नली भी कहते हैं। या देखिए यह एक लंबी नलीनुमा संरचना होते हैं, जो लैरिंग्स से शुरू होकर ब्रोंकस तक जाती है। वो क्या है, एक लंबी नलीनुमा संरचना होती है, जो लैरिंग से शुरू होकर ब्रोंकस तक क्या होती है, जाती है। और देखिए इसकी दीवारें में क्या होती है, सी आकार की उपस्थिति, मतलब कार्टिलेज और रिंग्स होती है, जो इसे क्या करती है, खुला रखती है। और यह श्लेष्मा और सीलिया द्वारा वायु को क्या करती है, शुद्ध करती है। क्लियर हो गया? फिर से देख लीजिए ट्रेकिया के बारे में। यह एक लंबी नलीनुमा संरचना होती है, जो क्या करती है, लैरिंग से शुरू होकर ब्रोंकस तक जाती है। क्लियर? फिर इसकी क्या होती है, इसकी जो दीवारें होती है किस प्रकार आकार की होती है, तो सी के आकार की होती है। और सी के आकार की उपस्थिति और उसे हम लोग किसके भी नाम से जानते हैं, कार्टिलेज के नाम से, की रिंग्स होती है, जो इसे खुला रखती है। देखते हैं हमारे जो इसमें मतलब रिंग्स की तरह क्या होता है, बना हुआ रहता है। और ये कैसे रहता है, सी के शेप में होता है। यह श्लेष्मा और सीलिया द्वारा वायु को क्या करती है, शुद्ध करती है, हवा को क्या करती है, शुद्ध करती है। मतलब इस का काम क्या होता है, हवा को फिल्टर करते रहने का। ट्रेकिया का भी काम क्या होता है, फिल्टर करते रहने का। अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं, तो ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के बारे में। तो इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, श्वास नलिकाएं कहते हैं। तो देखिए ट्रेकिया दो प्रमुख ब्रोंकस में डिवाइड होता है। पहला क्या है, राइट, और दूसरा क्या है, लेफ्ट, मतलब दाहिने और बाएं ब्रोंक्यूल्स। तो देखिए यह लंग्स में जाकर कई बार विभाजित होकर ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। जो लंग्स में जो ना फेफड़ा में जो जाकर ये क्या करते हैं, कितने बार विभाजित होते हैं, डिवाइड होते हैं, भाग होते हैं, और ये क्या बनाते हैं, ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। क्लियर हो गया? देखिए फिर क्या, ब्रोंक्यूल्स जो है ना बहुत पतली शाखाएं होती है, जो हम लोग उसे किस और नाम से जानते हैं, तो अल्वियोली से भी जुड़ी रहती है। ये किससे से जुड़ी रहती है, तो अल्वियोली से भी क्या होती है, जुड़ी रहती है। कौन जुड़ी रहती है, तो ब्रोंक्यूल्स क्या होती है, बहुत पतली शाखाएं होती है। मतलब बोले ना जो पेड़ की जैसे शाखा होती है, तो इसे ही ब्रोंक्यूल्स की बहुत पतली शाखाएं होती है, जो अल्वियोली से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। क्लियर? फिर से देख लीजिए ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स को। ट्रेकिया दो प्रमुख ब्रोंकस में डिवाइड होती है। पहला क्या है, राइट ब्रोंकस, और दूसरा क्या है, लेफ्ट ब्रोंकस। या लंग्स में जाकर कई बार क्या होते हैं, विभाजित होकर ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। ब्रोंक्यूल्स बहुत पतली शाखाएं होती है, जो अल्वियोली से जुड़ी रहती है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं, लंग्स के बारे में। लंग्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। लंग्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। अभी बताए थे। तो देखिए मानव में मतलब हम लोगों में दो लंग्स होते हैं। पहला क्या होते हैं, राइट, तो दूसरा क्या होते हैं, लेफ्ट। समझ में आ गया? दाहिने और बाएं। हमारे शरीर में कितने लंग्स होते हैं, तो दो लंग्स होते हैं। कौन कौन से हैं, तो राइट और लेफ्ट, मतलब दाहिने और बाएं, दाएं और बाएं। तो देखिए राइट लंग्स 3 खंडों में, और लेफ्ट जो लंग्स होते हैं वो 2 खंडों में विभाजित होते हैं। राइट जो लंग्स होगा वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। और लेफ्ट लंग्स जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। क्लियर? याद कर लीजिए कि राइट लंग्स कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। और लेफ्ट लंग्स जो है कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। क्लियर हो गया? तो लंग्स में लाखों अल्वियोली होते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान का मुख्य स्थल होते हैं। समझने की बात है क्या, कि लंग्स में कितने अल्वियोली होते हैं, तो लाखों की मात्रा में अल्वियोली होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे गैसों को आदान प्रदान का क्या होता है, मुख्य स्थल होता है, मुख्य जमीन होता है। मतलब ऐसे कहिए तो उसका मुख्य जमीन कहाँ पर होता है, अल्वियोली में होता है, जहाँ से गैसों का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। अब देखिए एल्वियोल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, या फेफड़ों में उपस्थित अति सूक्ष्म थैलीनुमा संरचनाएं होती है, और इनकी दीवारें जो है ना एक परत की होती है, और इनके चारों ओर एक रक्त वाहिकाएं मतलब कैपिलरीज होती हैं, और यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो देख लीजिए फिर से क्लियर करें कि अल्वियोलोई में या फेफड़ों में उपस्थित अति सूक्ष्म थैलीनुमा क्या होती है, संरचनाएं होती है, और इनकी दीवारें पर एक परत की जैसी होती है, और इनके चारों ओर रक्त वाहिकाएं मतलब कैपिलरीज होती हैं। और ये किसके लिए फेमस होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करने के लिए फेमस होता है। तो देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग मतलब श्वसन की क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इसमें देखिए क्या है, पहला इनहेलेशन मतलब प्रेरणा, और एक्सहेलेशन मतलब निराश्वासन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग इनहेलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा हम लोग एक्सहेलेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो देखिए हम लोग इनहेलेशन के बारे में पढ़ते हैं।
तो देखिए इसमें क्या होता है, इनहेलेशन में जब डायफ्राम नीचे की ओर सिकुड़ता है और पसलियां ऊपर की ओर उठती है तो वह वक्त गुहा का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या देखिए फिर से, जब ये मान लीजिए क्या है, डायफ्राम है, वो क्या करता है, नीचे की ओर सिकुड़ता है और पसलियां क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है, तो वह वक्ष गुहा का क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, तो एक्सलेशन के बारे में पढ़ते हैं, निराश्वासन के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है, जब डायफ्राम क्या होता है, ढीला होता है और पसलियां समान स्थिति में आ जाती है तो वह वक्ष गुहा का आयतन क्या होगा, घटेगा। मतलब इसके बारे में फिर से देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें फेफड़ों का वायुदाब बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर निकल जाती है। क्लियर। देखिए इनहेलेशन में क्या होता है, जब डायफ्राम नीचे की ओर सिकुड़ता है और पसलियां क्या होता है, ऊपर की ओर उठती है तो वहां पर वक्ष का जो गुहा जो है उसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाता है, उसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और एक्सलेशन में क्या होता है, जब डायफ्राम ढीला होता है, मतलब बोलते हैं ना हम अपने शरीर को ढीला करो, मतलब कपड़ा जो लूज होता है, तो ऐसे समझिए जब डायफ्राम क्या होता है, ढीला होता है और पसलियां जो है समान स्थिति में रह जाती है तो वक्ष की गुहा का आयतन क्या होगा, घटेगा। नोट में क्या है, देखिए समझने की क्या बात है, तो इसमें फेफड़ा का वायु का क्या होता है, बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु क्या होता है, बाहर निकल जाती है। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल इसी में कुछ आगे का नए टॉपिक के साथ आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इससे मुझे प्रमोट होने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।